वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस्या यस। तपस्या यस में आपका स्वागत है। टुडे इज 23rd of August 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज पेपर। सो लेट स्टार्ट। आज का पहला न्यूज क्या है कि ब्रिक्स इज ए प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ। तो ये मोदी जी जाने से पहले, जोहान्सबर्ग जाने से पहले ब्रिक्स की समिट, आप सबको पता है कि ब्रिक्स की समिट जो है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, वहां पे होने वाले हैं। और उसके जाने से पहले उन्होंने ये बोला है कि ब्रिक्स ग्रुपिंग हैज बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द चैलेंज फेसिंग द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ क्या है, हमें ये समझना है कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ। और ये जो ग्लोबल साउथ होता है वो क्या लिटरली साउथ में होता है, इसीलिए ग्लोबल साउथ कहते हैं, या नॉर्थ और जो इक्वेटर है ये, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या ये ऐसी कंट्रियां हैं जो साउथ में हैं, इसी की वजह से उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं? तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने आपको ये बता दिया है, क्योंकि लगातार ये पेपर में आता ही रहता है, तो मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी 2-3 लाइन में आपको ये समझा दूंगा मैं। और उसके बाद ब्रिक्स के ऊपर, जो ब्रिक्स है, कि ब्रिक्स को लेके एक पूरा वीडियो बना दिया है, जिसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि रेलिवेंसी ऑफ ब्रिक्स, रेलिवेंसी ऑफ, आपको हम अलग ही दिखा देते हैं। यस, सो फर्स्ट ये है कि ये देखना है आपको कि 21वीं सदी में रेलिवेंसी ऑफ ब्रिक्स देख लीजिए एक बार। आप सबको पता है कि ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहले ब्रिक था, BRIC था, लास्ट में ऐड हो गया 2011 के आसपास, जो है वो साउथ अफ्रीका ऑफिशियली आया। अब ये कंट्रीज हैं, आप एक बार इंडिया चाइना का पॉपुलेशन देखिएगा, और इन सब का पॉपुलेशन जोड़ के देखिए कितने परसेंट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है। ये एक पढ़ने का तरीका है, ऑलरेडी मैंने ब्रिक्स में ये डिफाइन कर दिया है। उसके बाद कितना परसेंट जीडीपी को कैटर करता है ये। फिर अब मोदी जी जाते जाते कह गए कि ये ग्लोबल साउथ के लिए प्लेटफॉर्म टाइप का प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल साउथ। तो ये क्या है? रेलिवेंसी ऑफ ब्रिक्स चेक कीजिएगा। सेकंड, व्हाई ब्रिक्स इज इंपोर्टेंट फॉर इंडिया। व्हाट other country like China and Russia get from this summit? Next, Johannesburg Declaration, and fifth, 15th BRICS समिट। सो अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ब्रिक्स की रिलेवेंसी क्या है, ब्रिक्स जो है इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इंडिया, चाइना और जो साउथ अफ्रीका है या अदर कंट्रीज है, ठीक है, जो इसमें हैं, वो किस तरीके से ब्रिक्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो है 2019 के बाद की बात है, उसमें ब्रिक्स का जो है फिर ऑफिशियल समिट, मतलब सिटिंग फिजिकल समिट नहीं हो पाया था, वर्चुअली तो हो रहा था, कोविड के बाद की बात कर रहा हूं। तो ये आपस में सारे जो प्रेसिडेंट थे या फिर जो इनके अलग अलग कंट्री के हेड हैं, वो आपस में मिल नहीं पा रहे थे।
तो उसका एक सही समय पे इसका किस तरीके से यूज करेंगे, ये पूरी जो चीजें हैं मैंने एक वीडियो बना दिया, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तपस IAS पे। आप ये वीडियो जरूर देखें, 26 मिनट्स का है और आपको ब्रिक्स से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। यस, तो ये तो आपको यहाँ ब्रिक्स जो है पूरा डिस्कशन मिल जाएगा आपको चैनल पे। और हमें ये समझना है कि ग्लोबल साउथ क्या है। तो क्वेश्चन फिर से यही जनरेट होता है कि क्या जो ग्लोबल साउथ है वो ज्योग्राफिकली साउथ है इसीलिए? तो नहीं, आंसर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो साउथ में होते हुए भी डेवलप्ड हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। तो अब ये देखिएगा, क्या ये जियोग्राफिकली सिचुएटेड हैं साउथ में और नॉर्थ में? आंसर इज नॉट, ऐसा नहीं है। तो है क्या? तो राइटर अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको डेवलप्ड मानते हैं, इसको डेवलपिंग मानते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, तो ये डेवलपिंग कंट्री है ये सब। अब बोलोगे नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, तो कुछ एक्सेप्शन तो है ही, हर जगह होते हैं, तो वो नहीं समझना है। जैसे जापान हो गया, तो जापान तो इसके अंदर में आ जा रहा है, डेवलप्ड है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेवलप्ड है, लेकिन है साउथ में, लेकिन है नहीं वो, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली जो ऐसा है, जो ग्लोबल साउथ उसको कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्री हो, और ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप कंट्री हो। जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसराइल हो गया, ये सब चीजें होगी, तो वो उसको नहीं रखेंगे। इवन वो साउथ में रहे तब भी उसका पोजीशन जो है, उसका जो सॉरी पोजीशन जो है, अगर उसका साउथ में अगर उसका लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड साउथ में भी रहता है, तब भी जो है वो अ, जो है डेवलप कंट्री हो सकती है। जैसे उसका ऑस्ट्रेलिया उसका एग्जाम्पल है। फिर ये है कि ये मोस्टली क्या करती है, डेवलपिंग है, तो इसके जो डेवलप कंट्री का अपना रूल है, और इनका जो इनकम देखेंगे आप, थोड़ा कम रहता है। और फिर इनकम कम रहेगा तो थोड़ी सी इनइक्वालिटी रहती है। फिर थोड़ा सा डेमोक्रेसी को लेकर थोड़ा सा ये रहता है, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी कह सकते हैं उसको। फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम में आप समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? तो आप उसको समझिए कि मैं एक ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही सत्य है, लेकिन ऐसा मान रहे हैं ये, कि जो ग्लोबल साउथ वाली, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये हो गया, इनका इनकम थोड़ा सा कम रहेगा, पर कैपिटा इनकम, इनइक्वालिटी थोड़ी इधर ज्यादा होगी, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी होगी, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतने वाइब्रेंट नहीं होंगे। तो ये अपना राइटर लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं ग्लोबल साउथ को, तो हमारा काम है आपको समझाना कि ग्लोबल साउथ आपको समझ में आए। हमारा काम ये नहीं है कि आपको आके ज्ञान बांटना। हमारा काम ये है कि आपको अगर पेपर में ग्लोबल साउथ लिखा है, तो ग्लोबल साउथ का मीनिंग पता है कि आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसको ग्लोबल साउथ इन्होंने ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं रखा, इनके इनकम के हिसाब से, इनक्वालिटी के बेस पे इनको रखा, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर जब ये ऐसी चीजें हो गई, तो फिर डेफिनेटली जो इनका इनकम ये कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, सारी चीज इनका अच्छा होगा, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। नॉट एब्सोल्यूट टर्म, कंपेरेटिवली। फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजिकली थोड़े से स्ट्रांग होंगे और वाइब्रेंट होंगे। यहां में थोड़ा टेक्नोलॉजी जो है लेट में आया होगा, मैं ये नहीं कहूं नहीं है। वैसे तो आईटी जो इंडस्ट्री है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में लीड कर रही है अभी, लेकिन फिर भी चलो हम ग्लोबल साउथ का पार्ट है, तो हम टेक्नोलॉजिकली थोड़ी हमारी वीक है, या हम कह सकते हैं हम लेट आए हैं। फिर ये कह रही है इंडस्ट्रियलाइज होगा, किस टाइप की इंडस्ट्रीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रियां जो हैं इनके पास ज्यादा होंगी। हम क्या होंगे, अंडर डेवलप होंगे थोड़े से इस एरिया में, या अन इंडस्ट्रियलाइज होंगे।
या इन प्रोग्रेस में होंगे, इन प्रोग्रेस कर रहे होंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ। सो जब भी ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ की बात करें तो आप इसको ये समझ, एक दिमाग में एक डेफिनेशन, आप पॉलिटिकल साइंस वाले को बहुत अच्छे से पता रहता है ये चीजें, लेकिन मैं एक नॉर्मल बंदे के लिए, लेमैन के हिसाब से समझाता हूं, तो आप इसको समझे कि हर चीज यहां पे अभी पनप रही होगी, अपने आप को बड़ा कर रही होगी। जैसे वो कहते हैं ना कि ये, अब बहुत सारे राइटर लिखते हैं कि अब जो कमिंग 21st और सेंचुरी है, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू whom? बिलोंग्स टू दीज ग्लोबल साउथ। चाइना इसमें है भाई, इंडिया इसमें है, ऑफ कोर्स इन्हीं का है। तो ये बोल रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है, एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल नॉर्थ से, जो है ये डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइज्ड रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये धीरे धीरे जो होगा, ये जो होगी ग्राफ जो होगी शिफ्ट होगी इनकी ओर, ग्लोबल साउथ की ओर, और ये धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। इनके आसपास जो चीजें घूमना स्टार्ट करेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमी की बात कर ले, चाहे उसकी डेमोक्रेसी की बात कर ले, चाहे वेल्थ की बात कर ले, किसी भी चीज की। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये कह रही है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या एक्सेप्ट कर रही है? वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रही है कि ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्री हैं, वो 21वीं सेंचुरी जो है वो इनकी होने वाली है। और पर्टिकुलरली अब उसमें भी कोई एक कंट्री हो सकती है, चाइना अपने आप को उसका प्रबल दावेदार मानता है। आप मेरा वीडियो देखिए, आप ब्रिक्स वाला, आपको पूरा उसका मैं प्रोज एंड कॉन्स, एक एक चीज मैंने उसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं गुत्थी सुलझाना, वो सुलझा दिया हूं मैंने उधर। तो आप उसको देखें, उसको कि ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ में भी कौन सा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इनके प्राइमरी सेक्टर एक्सपोर्ट को लेकर अब मान लो कि, और इसमें भी अगर आपको अगर और डिटेल में जानना है तो आप ये देखेंगे कि ये सब कोलोनाइज था पहले भाई, कोलोनियलिज्म से गुजर रहा था ये सब। जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स थे, श्रीलंका पे कोई और था, चाइना के ऊपर कोई और था, इस तरीके से कोई ना किसी जो ये वाली इधर की कंट्री थी वहां पे उसको कोलोनाइज कर रखी थी। तो डेफिनेटली वो थी। अब सबको पता है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे ऊपर कितने 200 साल तक हमारे ऊपर उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, हमारी हमारी जितनी भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थी वो उन्होंने उनको रोक दिया, इसीलिए हम पीछे हो गए। अदरवाइज हम उससे पीछे तो हमारा कल्चरली तो हम उनसे पहले ही वाइब्रेंट थे। अब यहाँ पे एक लिखा है ना कि हम कल्चरली भी वीक हैं। ठीक है, अब उनका किसका कल्चरल कितना सुपीरियर है वो तो फिर डिस्कशन के ऊपर आ जाएगा, और हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हम ये, ठीक है, अब जब ये ऐसी चीजें होगी तो डेफिनेटली ये भी होगा कि जब ऐसी इस टाइप की चीजें डेवलप होगा तो ये साउथ वाले जो लोग हैं वो साउथ साउथ कोऑपरेशन करेंगे। कोऑपरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। किस चीज में? पॉलिटिकल एंड ब्लॉक बनेगा ना भाई, इकोनॉमिक डोमिनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ को खत्म करेगा ये। नॉर्थ में तो वही अमेरिका आया भाई, अमेरिका आया, यूएसए यूके आया, ये सब है वेस्टर्न कंट्री। अब इनकी डोमिनेंस के लिए, खत्म करने के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन की जरूरत है। अब वो साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? अब मान लो कि रसिया साउथ में है, मान लो कि इंडिया साउथ में है, मान लो चाइना साउथ में है, मान लो ब्राजील साउथ में है, साउथ अफ्रीका साउथ में है, तो आओ सब मिल जाते हैं तो ब्रिक्स बनाते हैं। तो इस टाइप की चीजें साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है वो बनेगी। केवल मैं तो एग्जांपल बताया हूं, ऐसे बहुत सारी ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। इससे क्या होता है, क्लैरिटी नहीं आती है मुझे कि मैं आपको अच्छा पढ़ा भी पा रहा हूं कि नहीं। तो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, या नहीं अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, हमको और अच्छे से समझाओ। तो जब भी ऐसा साउथ, ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो आप याद रखना कि धीरे धीरे साउथ साउथ लोग आपस में मिलेंगे। जब भी साउथ साउथ की बात करें तो साउथ कंट्री की बात कर रहे हैं। साउथ साउथ कॉपरेशन वहां से क्रिएट होगा, और वो ग्लोबल डोमिनेंस की जो नॉर्थ का जो डोमिनेंस है ग्लोबली, उसको क्या करेगा, नॉर्थ के डोमिनेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो ये हो गया। और ये धीरे धीरे जो इनका जो पॉलिटिकल है या इकोनॉमिकल है वो पॉपुलर होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे इनकी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होगी, इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा, तो उससे उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। सो इकोनॉमिक ट्रेंड भी इन्हीं की ओर बढ़ेगा।
फिर आप मतलब टोटल जितने भी है ना, जो कॉलोनियल एरा में जो हमारे चीजों को उन्होंने डैमेज किया था, धीरे धीरे हम उसको वापस लाएंगे और उसको अब बहुत सारे इवन जो लिटरेचर्स है, अमेरिकन लिटरेचर्स या वेस्टर्न लिटरेचर्स, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं ये तथ्य के बेस पे बोल रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, ये मान चुके हैं, मान रहे हैं धीरे धीरे। और इसीलिए आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, मैं फिर से वो आईआर पढ़ाने लगता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है, मैं करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते, तो उसमें आप ये समझ जाइए कि अब देखिए ना, इंडिया और यूएसए का रिलेशन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंडिया पहले यूएसए बीच में होता था, अभी इंडिया बीच में है, यूएसए इधर है। इस साइड कौन है? यूके। सुनक साहब कह रहे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाएंगे। आप इधर देखिए, रसिया इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाह रहा है। इवन हार थक के चाइना कह रहा है कि हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ। 19 लेवल का टॉक, आप समझ रहे हैं, 19th लेवल ऑफ आर्मी टॉक, आर्मी टॉक हुआ है अभी डिस्प्यूट को लेके। तब भी इनके फॉरेन मिनिस्टर कोट करते हैं और हमारे एनएसए मना करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि नहीं, जब तक आप बाउंड्री पे सिक्योर नहीं रहेंगे हमारी, और आप अपने क्लेम इस तरीके से रखेंगे, आप इन्फ्लेटेशंस करेंगे, या फिर आप बोलेंगे ये एरिया मेरा, ये एरिया है, और हमारे डिस्टर्ब करेंगे, हमें हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे आपके साथ ट्रेड अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन चाइना कह रहा नहीं भाई, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं भाई, हमारा सब सही चल रहा है इंडिया के साथ। तो दैट मीन्स इंडिया बीच में है। पॉलिटिकल साइंस के जो महारत और गुरु लोग होंगे वो उसको अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्रोस्पेक्टिव देता हूं कि करंट अफेयर में क्या हो रहा है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि इंडिया, रसिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर हो रहा है और हम इससे तेल खरीद रहे हैं, और यूएसए हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा भाई। ये बोल नहीं है कि यूएसए इसके ऊपर सैंक्शन लगा रखा है कि ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, ये स्विफ्ट का सैंक्शन, ये सब सैंक्शन ताम झाम सब लगा रखा है, लेकिन इंडिया का दोस्त है तो बोला तेरे ऊपर सैंक्शन नहीं है। तो अगला जो साउथ है, ग्लोबल साउथ है, उसमें इंडिया भी एक प्रबल दावेदार है। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंपिटिटर अगेंस्ट हुम? चाइना। चाइना जो अपना ये क्लेम करता है कि हम हैं, यस हमारी इकोनॉमी जो है उनसे 3 गुना कम है, हम जानते हैं इस चीज को, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा पर पीपीपी देखिएगा, परचेजिंग पावर के जो पैरिटी होती है वो जो अगर देखिएगा इकोनॉमी में, तो हम उनसे 3 गुना नीचे हैं, हमसे वो 3 गुना आगे है। लेकिन डेफिनेटली हम धीरे धीरे हम उनसे कम्पीट करने के लिए सक्षम है। हमारे जिस हिसाब से हम पॉपुलेशन में अब रैंक 1 पे है, अगर हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी को सही तरीके से यूज कर लिया जाता है, अगर इंडिया अपनी डेमोग्राफी डिविडेंड जिसको बोलते हैं, अगर इसका सही यूज कर ले और सबको एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, तो डेफिनेटली हम बीट कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी सुपर पावर को। सो दिस इज ऑल अबाउट साउथ, ग्लोबल साउथ। तो मोदी जी जाते जाते ये कह गए हैं कि जो ब्रिक्स है वो ग्लोबल साउथ के लिए एक टाइप का प्लेटफॉर्म है। तो वो हमने समझ लिया और यहां पे उतरे हैं, साउथ अफ्रीका में उतरे हैं, और इंपॉर्टेंट नहीं था अपने लिए, इंटायर ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ द मल्टीलेटरिज्म। तो मल्टीलेटरिज्म हम तो कभी ये बोलते ही नहीं कि ट्रेड ब्लॉक्स हो, एक साइड यूएसए रहेगा और एक साइड रसिया रहेगा, या फिर एक साइड यूएसए रहेगा, या फिर एक साइड, इनको रसिया को भूल जाओ, तो चाइना रहेगा। हम ऐसा ग्लोबल चीजें जो है वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मल्टीलेटरिज्म हो, जहां पे हर कंट्री के लिए अपना एक स्टेक हो, बोलने का अधिकार हो, अपना ऑब्जेक्शन ले सके किसी चीजों में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा हम टू ब्लॉकेज नहीं चाहते हैं। ये तो 70 के दशक पर याद कर लो आप कि एक साइड यूएसए का, जो बंदा यूएसए के साथ रहेगा यूएसए के साथ आ जाओ। बंदा जब भी बोलता हूं कंट्री की बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। और जो यूएसए के साथ नहीं वो रशिया के साथ आ जाओ, यूएसएसआर के साथ आ जाओ। तो ऐसी बात नहीं चलेगी, मल्टीलेटरिज्म की बात करेंगे। रिफॉर्म्स भी होगी तो मल्टीलेटरलिज्म में, जैसे यूएनएससी में रिफॉर्म की बात इंडिया लगातार कर रहा है कि यूएनएससी में इंडिया का मेंबरशिप होना चाहिए अलोंग विद किसी और कंट्री के साथ। चाइना हमेशा से इसको ब्लॉक करता आ रहा है, बोल रहा है कि इसमें ये होगा तो पाकिस्तान की भी एंट्री होगी। सो आप लोग को ये समझ रहे हैं, जब भी आप इस तरीके से पढ़ें तो आप, मुझे नहीं पता है कि लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे ये पता है कि आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके दिमाग के सारे जो भी
यंत्र हैं वो खुले रहने चाहिए कि ग्लोबल साउथ वर्ड यूज है, तो आप नहीं आता है तो पढ़ो ना, गूगल करो। हमको कौन सा आता है, हम भी आपको गूगल करके ही पढ़ाते हैं। आप गूगल करो उसको और उसको पढ़ो। अगर आपके पास वो टाइम भी नहीं है तो आप प्लीज ये वीडियो देखें। और कोशिश करूंगा कि हम छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी डिस्कस करते हैं, कि हमारे लिए पता है कि हर एक स्टूडेंट का जो एक एक डाउट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर 15th लेवल का जो है सबमिट हुआ है, तो 15th लेवल ऑफ ब्रिक्स समिट्स जो हुआ वो जोहान्सबर्ग में हुआ, तो आप लोग उसको याद रखें, ठीक है। फिर यही चीजें रशिया यूक्रेन का वॉर है और पहली बार मिल रहे हैं मोदी जी जिनपिंग से बाली के बाद, ठीक है। और एलएसी पे इतना सारा स्टैंड ऑफ हो रखा है, तो देखते हैं कैसा सीन बनता है। फिर वो लोग मिलने के बाद जोहान्सबर्ग एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे, तो वो है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ब्रिक्स से रिलेटेड मैंने आपको चीजें छोटी मोटी बताई, और ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ भी है आप तो डेफिनेटली आप एक वीडियो देखें, मेरे ही चैनल पे देखें, उसके अलावा कुछ ना देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ब्रिक्स को लेकर मैं क्या बात कर रहा था। चंद्रयान, एक खुशखबरी अपने लिए, चंद्रयान 3 आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो शायद 6:04 पे, मैं मुझे श्योर नहीं हूं, यस 6:04 पे अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा लैंडर जो होगा वो मून के साउथ पोल पे आएगा। और ये अगर ऐसा करता है तो इंडिया चौथी कंट्री होगी रसिया यूएसए चाइना के बाद, तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है, if all goes as per the plan, the lander will make a safe and soft landing on the moon and would make India fourth country to achieve this feat after USA, Russia and China. So प्राउड मूवमेंट है। वी आर वेटिंग, बहुत सारे लोग जो हैं 5 बजे के बाद ही लगातार वेट करेंगे, और हम भी वेट कर रहे हैं। अब उससे पहले एक बार देख लेते हैं, 14 तारीख को हमने मिशन लॉन्च किया था, 15 जुलाई को हमारा ऑर्बिट रेज हुआ था, मैन्यूवर्स फोर्स देने पड़ते हैं उसको लेके, और उसके बाद अगस्त 1 तारीख की बात है कि अर्थ जो है वो लूनर ऑर्बिट में जो अपना ये है वो स्टार्ट हो गया था, लूनर ऑर्बिट्स में पहुंच गया था अपना सैटेलाइट। और फिर 6 अगस्त से 16 अगस्त ऑर्बिट को लोडिंग किया गया, और 17 अगस्त को जो है लैंडर जो है, आपको पता है प्रोपल्शन सिस्टम पता ही है, हमने बताया था कि उससे अलग हो गया, ठीक है। 3 चीजें हैं इसमें, इतनी बार मैंने बता दिया है ना कि प्रोपल्शन एक मॉड्यूल हो गया, एक हो गया लैंडर। लैंडर का नाम विक्रम होगा, याद रखना, और इसका एक जो होगा लास्ट में जाके जो वहां पे घूमेगा जाएगा रोवर, इसका नाम प्रज्ञान होगा। सो ये है, तो पावर्ड बाई, अब 5:45 से न्यूज चालू हो जाएगा, और 6:04 पे हम सब उम्मीद है कि हमें खुशखबरी मिलेगी। चंद्रयान 3, ये देखो, यहां से आप सीखो, जब भी ऐसी फोटो आए ना तो आप देख लो कि ये LVM-3 एक टाइप का क्या है, ये LVM-3 ये अपना रॉकेट है। तो अगर ऐसा पूछे तो आप याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट, और ये जो जो अपना इसमें है ना, इसमें ये भी याद रखना कि इसमें जो मॉक्स है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, ये जो है ना बेंगलोर में है। और ये आप लोगों को पता है ना कि यहां से सिग्नल से ऊपर से सिग्नल आएगा तो वो कौन उसको हैंडल करेगा, किस तरीके से करेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड। उसको हम लोग पढ़ते थे जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ते थे, हम उसको पढ़ते थे टीटीसी, कि टीटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड का जो नेटवर्क होता है उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। तो इसरो के बहुत बहुत अलग अलग चीजें हैं जहां पे उनके अलग अलग जगह पे अपने सहूलियत के हिसाब से बना रखा है, तो बेंगलोर में है ये। और ये लगातार टच कर रहे, मतलब जो टच में है वो किनके साथ हैं, आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताऊं कि जो मॉक्स हैं, जो बेंगलोर वाला जो वहां से सिग्नल उसको रिसीव कर रहा है और सिग्नल को भेज रहा है ऐसे करके, वो लगातार नासा के संपर्क में है, नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के संबंध में, दोनों टच में है। और आपको बता दूं कि जो ईएसए के कुछ ऐसे है ना जो ग्राउंड स्टेशन हैं, वो लगातार 2 जगह पे अपने उसने एक्टिव कर रखा है, वहां से कुछ भी सिग्नल आता है तो वो रिट्रीव करता है और बेंगलोर को भेज देता है। तो इतना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है। और रसिया का लूना जो 15 था, 20 सॉरी, रसिया का लूना 25 जो था, उसके फेल होने की रीजन यही थे कि रसिया के पास प्रॉपर जो है ट्रैकिंग सिस्टम की कमी हो गई थी वॉर की वजह से। अब ये उन्होंने लिखा है कि टेक्निकल रीजन जो है लूना लूना 25 जो है ना, रसिया का जो लूना 25 है वो टेक्निकल रीजन से
क्रैश कर गया। अब वो टेक्निकल रीजन जांच का विषय है, वो बैठा रखे हैं जांच, ठीक है, तो आने देंगे रिपोर्ट और उसके बाद बढ़ेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि न्यूज देख ली है उसके ऊपर हमने आपको 4 कहानियां सुना दी। उन्होंने टेक्निकल रीजन दिया है तो ऑफकोर्स एक जांच कमेटी बैठी है, उनको आ जान दो उसके बेस पे, तो वो चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट, मणिपुर असेंबली टू कन्वेन ऑन अगस्त 29। तो अब ये जब ये दो चीजें हो गई, आपको पहला दोनों न्यूज समझ में आ गया, चंद्रयान और दूसरा ब्रिक्स। थर्ड देखते हैं मणिपुर। अभी इन्होंने क्या बोला था कि मणिपुर में कुछ दिन पहले अनुसुईया उइके उनके गवर्नर हैं, गवर्नर साहिबा क्या कहती हैं, गवर्नर साहिबा कहती हैं कि अभी मानसून सेशन जो है वो नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन भाई मणिपुर में जो जिस तरीके कंडीशंस हैं आपको तो लाना चाहिए, दे आर इलेक्टेड पीपल। देखो भाई, हम सब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी चीजें पॉलिटिकल न्यूज है और कौन सी चीजें का रेलिवेंस क्या है। अब मणिपुर लगातार इतने दिनों से न्यूज में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर के बारे में हम पूरा चिट्ठा पढ़ें, लेकिन ये याद रखो कि जरूरी नहीं है कि मणिपुर की ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, वहां के हिल्स आएंगे, हो सकता है गवर्नर पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होगा तो 356 या 360 या 352 लगेगा, आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट का इमरजेंसी लगेगा कि नेशनल इमरजेंसी लगेगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या लगाना चाहिए आपको। तो आपके, मैं यही बोलता हूं कि हमारा जो व्यू होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए, हर टाइप का सोच, केवल यही नहीं सोच हो कि मैथी वर्सेस कुकी करते रह जाए। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मैथी वर्सेस कुकी क्या इश्यूज हैं, लेकिन साथ में ये है कि वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो कर क्या रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट yet came with some idea कि जो पीस एस्टेब्लिश करे। इफ ही डिड, तो क्या किया इसने, इफ यू आर द आईएएस ऑफिसर ऑफ दैट टाइम, उस समय रहोगे और सेंट्रल ने आपको कुछ ऑथराइज किया है तो आप कैसे मेंटेन करोगे। मैं ये बार बार ये चीज कहता हूं कि आपको हमेशा से, जिस दिन से आप आईएएस की तैयारी के लिए आए हो, आप हमेशा सोचो कि यू आर बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, उससे नीचे आप कुछ भी नहीं बन रहे हो। तो जब भी आप आईएएस आईपीएस जो भी बन रहे हैं, जिस फील्ड में आपको यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप हमेशा उसका व्यू देखिए, अपना ओपिनियन देखिए कि मैं अगर इस समय कंडीशन में होता तो क्या होता। तो वहां की जो गवर्नर थी पहले ने मना किया कि नहीं भाई, ऐसे कंडीशन में तो असेंबली बुलाना बहुत अपने आप में गलत हो जाएगा, लेकिन बाद में प्रेशर पड़ा, ये पड़ा, तो फिर उन्होंने बाद में मानसून सेशन लिया। अब उसमें भी से कुछ 10 कुकी के एमएलए और कुछ जो है मैती के एमएलए और नागा के एमएलए, मैती के तो नहीं, नागा के एमएलए जो है उन्होंने अपने आप को बोला है कि मैं वहां पे एब्सेंट रहूंगा कुछ रीजन से। तो आप समझ लो कि 20 लोग उसमें से 60 का सीट है मणिपुर में, 60 सीट है असेंबली में, तो उसमें से 20 एब्सेंट रहेंगे, 40 आएंगे, देखेंगे उसमें किस टाइप का। अगर ये लोग चुने हुए लोग अगर वहां पे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली वहां के सिटीजन के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डिस्कशन। और जो सामने वाली पार्टी है जिनके खिलाफ कुछ इस टाइप की चीजें हैं, और या फिर जो पार्टी जो उनको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, दे विल डिमांड समथिंग, डिमोन्स्ट्रेट समथिंग। सो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होगी, आपकी डेमोक्रेसी वहां स्ट्रांग होगी, लोगों की बातें सुनी जाएगी, और वो उनके इलेक्टेड चुने हुए उनके लोग हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनको, तो उनका वहां पे ये सेशन होना तो बहुत जरूरी था। एंड दिस इज इन वेरी गुड डायरेक्शन, ये अच्छा डायरेक्शन में है कि अगर इस टाइप की चीजें एस्टेब्लिश की जाती है। इवन जो वहां की जम्मू कश्मीर की जो पहले जो चीफ जस्टिस हुआ करती थी गीता मत्तल साहब, वो वहां पे विजिट पे हैं और उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी फाइल्स वहां से गायब हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि दिन भर के इतने सारे न्यूजेज आते हैं कि वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपका आंख जो है उस पर थोड़ा बहुत गराए रखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके हम अलग नहीं हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है ये भारत का अभिन्न अंग है, और हमें लगातार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती रहनी चाहिए,
और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें उसको एक पीस डेवलप करने के रूप में कम से कम एज ए गुड सिटीजन, गुड सैमरिटेनियन जो है वो हम उसमें कदम उठाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट ये है कि मणिपुर का जो है असेंबली जो है वो बैठने वाली है और उसकी जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके ने उसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। इन्फ्लेशन जो है, अब भाई ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी अभी, लेकिन फूड प्राइस जो होगा बहुत जल्दी है उस पर हम अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। सो ग्लोबल अब उसके ऊपर तो यार ऑफ कोर्स फूड इन्फ्लेशन हैं। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव आपको पता ही है कि ग्रीन इनिशिएटिव, सॉरी ग्रीन बोल दिया, ग्रीन इनिशिएटिव। सो तो रसिया ने उससे अपना विड्रॉ कर लिया, तो वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो जितने भी ग्रेन्स हैं उसको भेज नहीं सकते, तो वहां पे क्राइसिस हो गया ग्रेन का है। तो ग्रेन का क्राइसिस हो गया तो फूड का इन्फ्लेशन तो होना तय है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो फूड तो बढ़ेगा, फूड का प्राइस तो बढ़ेगा। तो ये अपनी निर्मला सीतारमन कह रही हैं। तो वीट और जो भी चीज जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के थ्रू आता था उसमें वीट और एडिबल ऑयल्स के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि डिसरप्शन ये तो इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक फॉर्म आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो गया है। पल्स का अगर आप सबको पता होगा, पल्स का भी प्राइस बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि सोन एरिया जो है पल्स का वो कम हो गया है। अगर आपकी खेती ही पल्स की कम होगी तो तुर की जो दाल होगी और वो जो दूसरी दाल होगी उसका कॉस्ट तो बढ़ने वाला है। तो तुर दाल का प्राइस जो है वो डेफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से बढ़ने वाला है। वेरी सिंपल, आप बहुत सिंपल रखना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जैसे टोमेटो का प्राइस है, तो बोलते हैं कि जो आपको जो यहाँ वाले जो कोलार रीजन है ना, वहां पे टोमेटो में क्या हो गया, फ्लू आ गया, उसमें एक डिजीज आ गई। तो फ्लाई डिजीज अगर आ गई तो टमाटर का प्राइस बढ़ गया। ऊपर से मानसून भी साथ नहीं दिया, कर्नाटका में डेफिसिट मानसून है अभी, तो आप उसकी वजह से टोमेटो का भी प्राइस बढ़ गया। तो आप जिस एरिया में जो प्रोडक्शन करता है और उसकी वजह से वहां पे किसी पर्टिकुलर डोमेस्टिक चीजें जो है, इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म में, डोमेस्टिक डिसरप्शंस। अगर हमारी डोमेस्टिक एरिया में जहां पे जिस चीज की प्रोडक्शन होती हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मान लो कि सोयाबीन की खेती एमपी में बहुत होती है, लेकिन एमपी में तो रेनफॉल हो गया हो या फिर रेनफॉल कम हो गया हो, तो ऑफकोर्स सोयाबीन पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल इंडिया पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, आपको देखने को ही मिलेगा। फिर ये ऐसा बोलती है कि ऑल द कोर इन्फ्लेशन तो कम ही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखोगे डब्ल्यूपीआई में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया है, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा अपने कंट्रोल के बाहर की चीजें हो गई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन, तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा बहुत ही इंटरेस्ट है कि मैं इकोनॉमी की कुछ क्लासेज आपकी लूं, क्योंकि इकोनॉमी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है। कि आपको मैं समझाऊं कि कैसे जो है तो पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, कैसे लोन मिलता है, लोन का क्या कंसेप्ट है। लूंगा मैं एक अलग अलग क्लास, एनबीएफसी कंपनीज क्या होती है, कंपनी एक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा उसमें ही पढ़ाने को, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी और ये सब। तो आपको इंटरेस्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये बोल रहे हैं कि हमारा इस टाइप की चीजें होंगी तो हमारा जो है इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन प्रेशर में लिंगर्स बट फूड प्राइस टू इज सून, बहुत जल्दी फूड प्राइस पे हम कंट्रोल कर लेंगे। और फूड प्राइस पे तो कंट्रोल करना है आपको साहब, क्योंकि सेरेल्स, पल्स, वेजिटेबल्स, टोमेटो, ऑनियन, अगर ये सब की चीजें महंगी होगी तो गरीब लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब करती है। और हमारे यहाँ तो गरीबों की तो लाइन लगी है, इतनी बड़ी हमारी भीड़ है। 20-25% से ज्यादा अभी भी जो 25% से लोग ज्यादा हैं वो अभी गरीबी रेखा के अंदर हैं। तो इनको तो ये बहुत भारी पड़ जाएगा, ये सेरेल, पल्स और ये सब अगर महंगा, वो तो दाल रोटी चावल सब्जी यही तो खाते हैं। ऊपर से आप कह रहे हो कि टोमेटो महंगा, ग्रीन चिली महंगा, जिंजर महंगा, गार्लिक महंगा, इस सब में 50% का हाइक आया है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए एज ए स्टूडेंट और एज ए पॉलिसी मेकर्स। नेक्स्ट,
करंट अफेयर वो नहीं है कि ऊपर ऊपर से देखा और आप ऊपर से निकल गए। करंट अफेयर वो है जो आप देखें और डीप में जाके आप कुछ सोचें। अब ये इन भाई साहब का कहानी क्या है, अब ये हैं साहब ऑफिसर, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं। ऑफिसर है दिल्ली गवर्नमेंट में, एग्जाम पास करके आया होगा दिल्ली गवर्नमेंट के, अगर इतने बड़े ऑफिसर्स हैं तो। और ये साहब माइनर के साथ एक कितने हीनियस क्राइम में रिपीटेडली रेप कर रहे हैं साहब। और इनकी वाइफ, सुनिए कहानी, इनकी वाइफ, लड़की प्रेग्नेंट हो गई बालिका, तो उनको पिल्स दे रहे हैं। साहब को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और ये स्वाति मालवल से डीडब्ल्यूडीबी की जो चेयरमैन है वो पूछ रही है कि इनको अरेस्ट करने में 8 दिन क्यों लगा दिए भाई आपने, उसके ऊपर है। तो जो पुलिस साहब है वो कहते हैं कि 164 में जो है स्टेटमेंट लेना होता है। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी है ना, उसमें क्या है कि आपको विक्टिम के ना जो भी होता है उसका स्टेटमेंट लेना होता है। अब पॉक्सो में तो बहुत जरूरी है। पॉक्सो में अगर पॉक्सो मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर वो पर्टिकुलर एज से कम है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो एक्ट बनाया गया था, उसमें यह है कि अगर पर्टिकुलर एज जैसे 18 साल हो, 16 साल हो, जो भी हो उसके अंदर, अगर उससे कम है तो आपके अंदर पॉक्सो लग जाता है। पुलिस कह रही है कि डीसीपी है नॉर्थ के, वो कह रहे थे कि पॉक्सो में उसका स्टेटमेंट लेना था। एक बार पॉक्सो में स्टेटमेंट ले लेते हैं ना तो केस और स्ट्रांग बन जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, अदरवाइज हम तो अरेस्ट कर लेते इसको। तो उसको लेके है। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए। ऑल दो ये अभी जुडिशियल मैटर है, सब जुडाइस है। कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन ये कोर्ट का फैसला तो एक है जिसका जिसका सम्मान पूरे जो लोग हैं इंडिया के वो करते हैं और करना चाहिए। लेकिन साथ में ये देखें कि क्या हमारे जो सिलेक्शंस बोर्ड हैं, जो इस टाइप के लोग को उस समय चूज कर रहे हैं, तो उसमें किस टाइप का सुधार लाने की जरूरत है, या फिर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जो है, या फिर जो इस टाइप की चीजें हैं उसमें किस टाइप के सुधार की जरूरत है। मोरली ब्रेकडाउन भी तो होती है सोसाइटी, जरूरी थोड़े कि जुडिशियली ही हर चीज को सही करे। हम मोरली कितने सही हैं वो भी, कानून का मतलब ये नहीं होता है। कानून में बहुत सारी चीजें जब बनाते हैं तो उसमें केवल ये नहीं कि जहां पे कानून नहीं लिखा रहता वहां कस्टम से कानून चलता है, जहां कस्टम नहीं है वहां मोरल वैल्यू चेक होती है। आप जब लॉ पढ़ेंगे अच्छे तो उसमें लिखा है कि कस्टमरी एज ए लॉ, मोरल एज ए लॉ। ऑल दो मोरालिटी इज नॉट पर से इज लॉ, बट लेकिन वो बिहेव तो करता है समटाइम लॉ की तरह। कि आपकी मोरालिटी ही कभी कभी, आप एथिक्स पेपर 4 क्यों पढ़ते हो? इसीलिए पढ़ते हो ना कि आपकी मोरली एथिक्स वैल्यूज आपके इतने स्ट्रांग हो। तो बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज था ये मैंने, ये क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट्स को, हम जैसे जो लोग हैं जो सर्विस को अपनी कीमती समय और कीमती एनर्जी देने वाले हैं, वो इस टाइप की चीजों को भी सोचें कि कैसे इन बच्चों को बचाया जा सके। और बच्चों के लिए तो एक अलग ही है कि मतलब किस तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड, ये बाद में भाई ये काउंसलिंग, अब आपको तो आप इसमें क्या डिटेल बता दूं कि ये यहाँ इनके घर से जाने के बाद भी ये जो साहब थे वो चर्च तक उसको फॉलो करते थे। बाद में जाके जब वो वहां पे एक काउंसलर्स के पास गई उनकी मम्मी उसको लेके, तब वो काउंसलर के सामने जो मेडिकल काउंसलर होते हैं उनके सामने में बोल दिया कि मेरे साथ ये लगातार रिपीटेडली रेप कर रहे थे। तो इनकी हिम्मत तो देखो कि ये चर्च तक पहुंच रहे हैं, स्कूल चर्च हर जगह पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हिम्मत तोड़ने की जरूरत है और कानून उसके लिए सख्त से सख्त सजा उठाएगी। और देखते हैं कि कोर्ट किस तरीके से इनकी बातों को और एग्री होता है डिसएग्री होता है। प्राइमिया फेसिया में तो यही दिख रहा है, और इसके अलावा कुछ और होगी तो कोर्ट में आज निकल के आएगा वो चीज। G20 की मीटिंग है और आप सबको पता है कि इंडिया इसको इस बार होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो स्कूल्स हैं और प्राइवेट
ऑफिस हैं वो 8, 9, 10 बंद रहेंगे। आप लोग के लिए हैप्पी आवर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बोला था कि प्लीज बंद कर दो, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। 29 स्टेट हेड ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना एंड समथिंग समथिंग करके 29 हेड ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड जो है वो दिल्ली में रहेंगे इतने तारीख को। तो हमारे लिए एक गर्व की बात है और उसके बाद साथ साथ हमें उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी एज ए ऑफिसर्स हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट को, और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब G20 मेंबर्स हैं, G20 होने वाले। तो G7 कंट्री आप सबको पता है, नहीं पता है तो देख लेते हैं। यूएसए है, यूके है, कनाडा है, जापान है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी। तो आप देखेंगे इटली, जर्मनी, जापान, ये तीनों कंट्री विश्व युद्ध में शामिल थी, वर्ल्ड वॉर में, और यूएसए भी शामिल था, यूके भी शामिल था। कनाडा को लेकर कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं है, मैंने ये भी पढ़ी नहीं है, और फ्रांस भी था। तो वो G7 वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर में शामिल रहे। उसमें अगर ब्रिक्स कंट्री को ऐड कर देते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो आपको 12 बन जाता है। और अदर कंट्री जो है 7 हैं और एक EU है। तो अदर में क्या है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अच्छा खासा पॉपुलेशन है, याद रखिएगा। साउथ कोरिया डेवलप, अच्छे अच्छे गैजेट्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे कार बनाते हैं। सऊदी अरेबिया फेमस है ऑयल के लिए। मैक्सिको, टर्की, टर्की जो ऑटोमन एम्पायर अगर आपको पता हो तो ये। तो इस सब मिला के आपको 20 कंट्री बनता है, 19 कंट्री प्लस EU। तो दिस इज ऑल अबाउट G20। नेक्स्ट, अब जेडीयू बिहार कास्ट सर्वे को लेकर आपको पता ही है, कास्ट बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे करवा लिया था। और सेंसस जो है वो, सेंसस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। तो वो बिहार सरकार ने खुद का कर लिया, बोले कि पॉलिसी लाना है, रिफॉर्म करना है मुझे तो करने दो। फिर ये कर लिए तो किसी ने PL डाल दिया पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के फेवर में सुना दिया कि नहीं नहीं कर सकते हैं, कास्ट सर्वे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। तो आने देते हैं, फिर देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कर्नाटका गवर्नमेंट ही ने, बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी उस समय, वो उसको पहला बीजेपी का ऐसा पार्टी वो था, गवर्नमेंट था जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। सरकार चेंज हो गई, फैसले चेंज हो गए, तो हो गया। अब ये कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस बोल रही है कि जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला जो है हम नहीं लाएंगे, हम अपना लाएंगे स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। फिर स्टॉप, हाँ, अब ये CPI वाला अपना हेडक्वार्टर बना रहे थे, तो उसको ऊपर इडुक्कू में किसी ने PL डाल दिया वहां भी कि आप CPI का हेडक्वार्टर जो है इडुक्कू में क्यों बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो रेवेन्यू अथॉरिटी से परमिशन क्यों नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, सॉरी केरला हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, और पुलिस को बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि NOC चेक करो पहले उनका, CPI वालों का। तो ये है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज छोटे छोटे भी मैं कवर करता हूं, अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो। गुजरात में बीजेपी की सरकार है वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, और ओबीसी की वोट चाहिए दोनों को। तो कांग्रेस बोल रहा है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन म्युनिसिपल पार्टी में और जो है पंचायत में होना चाहिए। बीजेपी नहीं दे रही है, बीजेपी जो है ओबीसी के खिलाफ है। ये न्यूज आपको बता दिया कि नासा और ESA जो है सपोर्ट कर रही है इसरो को। तो ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। गवर्नमेंट शुड हैव इन्फॉर्म, अब ये कावेरी डिस्प्यूट को लेकर लगातार चल रही है। अब बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि आपको, बीजेपी ऑफ कर्नाटका स्टेट दैट, कि आपको बताना चाहिए तमिलनाडु में जो एक पर्टिकुलर टाइप की खेती होती है उसमें कितना क्या पानी लगता है, क्या लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट को बताओ। और अगर उनका प्रोडक्शन था 1 लाख हेक्टेयर में करने का, तो 8 लाख हेक्टेयर में या पर्टिकुलर जो भी हेक्टेयर्स हैं 7 लाख, 7.5 लाख हेक्टेयर में वो उसकी खेती करने की क्या जरूरत थी जब उनके पास पानी नहीं है। तो कर्नाटका के बीजेपी जो पार्टी, कर्नाटका के
कर्नाटका में अभी आपको पता है कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की। तो कर्नाटका के जो बीजेपी के लोग हैं, नॉट नेशनल बीजेपी, कर्नाटका बीजेपी पर्सन स्टेट दैट कि सुप्रीम कोर्ट में हमें यह कहना चाहिए था कि उनको इतनी खेती नहीं करनी चाहिए थी, इसकी वजह से हम पानी नहीं दे पाएंगे हम उतना। कर्नाटका में खुद ही कम बहुत बारिश हुई है, तो कम बारिश होगी तो हम कैसे पानी दे देंगे? तो आपको आपको ये लगाना था, और इसीलिए कांग्रेस सरकार नहीं लगा रही है। डीसी को जो शिव कुमार हैं वो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए। और कावेरी के ऊपर 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी केस, तो देखेंगे क्या होगा। फैजल केस में सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर दिया केरला हाईकोर्ट के ऑर्डर को। केरला हाईकोर्ट ने क्या है इसको कोई एमएलए है शायद या एमपी है, मुझे ये नहीं याद है, ये शायद एमएलए है मेरे हिसाब से, और उनको किसी पर्टिकुलर केस में मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सजा हो गई, और उसमें जो है उनकी जो सदस्यता है वो चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, केवल इसके बेस पे ही आप उसको उसकी सीट को खत्म नहीं कर सकते। लोकसभा मेंबर है एक्चुअली, ठीक है, तो मतलब एमपी है, तो उनको फिर से रिस्टोर किया गया है। आप लिली थॉमसन का केस पढ़ें, थॉमसन केसेस, तो ये काफी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को लेके है, आज के पेपर में भी है, आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको क्लैरिटी होगी ऐसी चीजों को लेके। नेक्स्ट ये है सेक्शन 84 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया था, और सेक्शन 83 है तो उसको लेके है, तो ये बता ही देता हूं मैं थोड़ा सा इसको। अब ये राहुल गांधी के केस में क्या हुआ आप सबको पता है। इसके ऊपर भी वीडियो है, आप उसको देखें। क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। सो राहुल गांधी केस में 2 साल की एग्जैक्ट 2 साल की क्या होगी, जेल हो गई उनको, कन्विक्शन, डिफेमेशन केस था, सूरत कोर्ट ने सुना दिया। अब भाई उसमें डिफेमेशन केस में 2 साल मैक्सिमम सजा है, अब 1 साल 11 महीने 18 दिन लिख लो ना, तो बेचारे की जो एमपी की सीट है, जो चुन के आते हैं वो केरला से, वो बच जाएंगे ना। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी ऐसी सजा हो, और तो अगर आप 2 साल की भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट ऑर्डर में लिखा है, और मैंने इसके लिए आपको वीडियो बना दिया है, राहुल गांधी के ऊपर भी एक वीडियो है, राहुल गांधी मतलब दैट मीन डिफेमेशन के ऊपर। डिफेमेशन अभी तो अभी कानून में इसका वो चेंज हो जाएगा, 499 में डिफेमेशन था और 500 में सजा थी आईपीसी के अंदर में। आईपीसी 499 में डिफेमेशन और 500 में सजा, पनिशमेंट। तो जब भी आप डिफेमेशन के केस में आप सजा सुनाते हो तो 2 साल उसकी मैक्सिमम सजा है और कॉम्पाउंडेबल है। ऐसा तो है नहीं कि आपस में अगर दोनों लोग चाहें, पेटिशनर और वो, तो ये नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स केस खत्म किया जा सकता है, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। दोनों मिल जाओ, बोले कि सौरभ गलती हो गया हमसे, एक दूसरे को गले मिल लो, खत्म हो गया। सो ऐसे केसेज में अगर आप 2 साल की सजा सुना दोगे तो ऑफ कोर्स उस बंदे की तो जो चूज करके आया है, जिसको चूज किया है, उसकी राइट्स खत्म हो रहे हैं। तो कोर्ट ने इसके बारे में काफी हार्श डिसीजन दिया अभी इस बार, बोला कि यार, बोला भी कि अगर तुम 2 साल की सजा लिखो तो जजमेंट राइट करो, रीजन लिखो, जजमेंट में जब तुम लिखोगे तो उसका रीजन डिफाइन करो कि ऐसे कौन से सरकमस्टांसेस है जो तुमको 2 साल की सजा देनी पड़ी, जिसकी वजह से सामने वाले की डिफेमेशन के केसेज में जिसका सदस्य रद्द हो गया, लोकसभा से उसको हटा दिया गया, फिर बाद में उसको हटा के उसका घर छीन लिया गया, सो एंड सो एंड सो, उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेज हुआ उसके ऊपर। सो उसके लिए तो फिर ऐसी चीजों को लेके ये राइटर जो है पीडीटी आचार्य जी, वो लिखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 8 सब क्लॉज 3 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यूपीएससी के सिलेबस में है 8 सब क्लॉज 4 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने आपको बोला कि लिली थॉमसन का केस पढ़िएगा।
कि लिली थॉम्सन का केस डिफेमेशन के केस में या डिस्क्वालिफिकेशन के केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज डिस्क्वालिफाइड ऑन बीइंग कन्विक्टेड एंड सेंटेंस ऑफ 2 ईयर इन इम्प्रिजनमेंट। 2019 के डिफेमेशन केस में उनको पुर्णेश मोदी वर्सेस केस था, पुर्णेश मोदी वर्सेस राहुल गांधी। इंटरेस्टिंग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मोदी साहब करवाए होंगे, ऐसा नहीं है। और ये गांधी हैं तो कोई वो वाली गांधी नहीं है और ये वाली मोदी नहीं, दोनों अलग है, ये राहुल गांधी है। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाज इंस्टेंट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट लिली थॉम्सन। तो लिली थॉम्सन में ये हो गया कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इंस्टेंट होगा। 2013 का केस है, लिली थॉम्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन जब होता है ना, तो लिली थॉम्सन केस में वो उसको ऐसा इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी, जबकि अपील होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आपको टाइम मिलना चाहिए ना कि अपील कर सके आप हायर कोर्ट में। तो ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है, ये राइटर ऐसा इस तरीके का लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, इंपोर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपसे। It held that Parliament has no power to grant exemption to sitting member of for 3 months and thus struck down the 8(4) of ultra vires of the Constitution। लिली थॉम्सन केस में बोला कि पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं है कि ग्रांट एग्जेम्पशन कर दे सिटिंग मेंबर को, कि 3 महीने के लिए तेरे पास एग्जेम्प्टेड है, तू 3 महीने तक तू तुम्हारा सदस्य रद्द नहीं होगा, ताकि तू जाके हायर कोर्ट में अपील लगा सके। और 10 स्ट्रक डाउन, इसीलिए सेक्शन 8(4) जो है, सब क्लॉज 4 को है वो अल्ट्रावायर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट ने। तो इसको लेके काफी डिस्कशन है, और ये बोलते हैं कि फिर आगे भी बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बता दे रहा हूं पहले। सो नाउ ओनली सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 रिमेन्स इन द एक्ट विच डील विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस ऑफ 2 years इंप्रिजमेंट। तो अभी तो केवल 8(4) को तो तुमने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो 8(3) ही बचा ना। और ये 8(3) क्या कहता है कि विच डील विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस ऑफ 2 years इंप्रिजमेंट, 2 साल की सजा। दिस सेक्शन सिंपली सेज दैट ए पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, एक कोई ऐसा पर्सन जो ऑफेंस में कन्विक्ट हो गया हो, दैट मीन्स कि कोर्ट ने उसको सजा सुना दी हो, एंड सेंटेंस टू इंप्रिजमेंट नॉट लेस देन 2 साल, अगर वो 2 साल से कम की सजा ना हो, 2 साल तक की सजा हो, 2 साल की सजा हो जाए। 2 साल से कम की सजा होगी तब तो बच जाएगा। वही तो राहुल गांधी के केस में था कि एग्जैक्ट 2 साल का सजा दे दिया। सो इंप्रिजमेंट नॉट लेस देन 2 years, मतलब 2 साल से ऊपर, शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर 2 साल से ऊपर की सजा तुमको मिल गई, और उनको लालू यादव का केस ले लो, उनको भी मोर देन 2 साल की सजा है, तो वो भी नहीं लड़ सकते। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द डेट ऑफ कन्विक्शन, तो आप उस डेट से डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, कन्विक्टेड डेट से। थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग को, मुझे नहीं पता कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन इट डज नॉट से दैट सच पर्सन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ, बट ये ऐसा नहीं कहता, इट डज नॉट से दैट सच पर्सन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ये कन्विक्शंस के बारे में नहीं बात करता कि उस डेट से होगा। सो देयर इज नो ग्राउंड इंडीड टू इंक्लूड दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक प्लेस द मोमेंट एंड कोर्ट प्रोनाउंस ए पर्सनल गिल्टी। The only condition is that such a person shall be disqualified from the date of conviction। वो इतना ही बात करता है। So it appears that the act of instant disqualification of Mr. Gandhi did not have a sound legal basis। उस समय उसी को हटा देना वो सही चीज नहीं था। Particularly so when we consider the word he shall be disqualified, और disqualified कौन करेगा? तो ये कह रहे थे, राइटर कहना चाह रहे थे कि इस ऐसे कंडीशन में डिस्क्वालिफाइड प्रेसिडेंट करता है। सो ऐसा तो है नहीं। सो इन उसमें बोले इज दैट अथॉरिटी दैट हु कैन डिक्लेयर द सिटिंग लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफाइड, और सिटिंग लेजिस्लेटर को डिस्क्वालिफाइड कौन करेगा? कुड बी डिस्क्वालिफाइड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 103 के अंदर में पावर है। ऑल दो द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस, सुप्रीम कोर्ट वो भी नहीं एक्सेप्ट किया, नाराज हैं ये। लिली थॉम्सन में ये भी नहीं किया। इन कंज्यूमर एजुकेशन का जो एक केस या यूनियन ऑफ इंडिया के बेसिस में, उसमें भी 3 जजमेंट बैठी थी, उन्होंने भी बताया कि डिक्लेरेशन बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 103 जो है, द सिटिंग मेंबर हैज इनकर्ड डिस्क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी
ऐसा लगेगा। सो आपको कुल मिला के सेक्शन 8(3) सब क्लॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सिलेबस में है, और सेक्शन 8(4) पे आपको फोकस डालना है, और लिली थॉम्सन पे आपको फोकस डालना ही डालना है, क्योंकि राहुल गांधी का जो इंसिडेंट हुआ जो उसके बाद तो हमें लिली थॉम्सन पढ़ना ही पड़ेगा। और लिली थॉम्सन सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया है। तो जो सेक्शन 8 और सब क्लॉज 3 है वही अभी एक्टिंग में है, और वो एक्टिंग में है इसीलिए उनकी तो दिक्कत हो गया उनको कि लिली, अब वो उसमें है 8(4) में थोड़ा सा टाइम मिल जाता। एक क्वेश्चन ऑफ लीगल इंपोर्टेंस दैट ऑरेज, अब यहां पे लीगल क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, क्या है कि कंटेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर गांधी वाज वेदर द स्टे ऑफ ओनली सेंटेंस कैन लिफ्ट द डिस्क्वालिफिकेशन और वेदर द स्टे ऑफ कन्विक्शन। तो अब यहां पे दो क्वेश्चन आ गया, आप लोग को कितना अंडरस्टैंड हो रहा है आप लिखिएगा, स्टे ऑफ ओनली सेंटेंस और स्टे ऑफ कन्विक्शन। पूरा कन्विक्शन को ही रोक दिया गया है तो नहीं, ऐसा नहीं, स्टे ऑफ सेंटेंस को रोक दिया गया है। तो ये वाले केस में तो आपको उन्होंने इतना सारा इन्होंने लिखा है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये है इट मस्ट बी रिमेंबर्ड डिस्क्वालिफिकेशन अराइज ओनली व्हेन द सेंटेंस, अब ये बोल रहे हैं कि इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन अराइज ओनली व्हेन द सेंटेंस इज इम्प्रिजमेंटेड 2 और मोर ईयर्स। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दिया हूं, इसको रट लो आप कि 2 साल से ऊपर की सजा होगी तब डिस्क्वालिफिकेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन कहां लिखा है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में लिखा है। द जजमेंट ऑफ लिली थॉम्सन कैन प्ले हैवॉक विद द कैरियर। अब ये थोड़ा सा ज्ञान की बातें हैं कि ये कह रहे हैं कि आप सोचो ना कि कोई बंदा चुन के आया, उसको तुम हटा दिए, अगले दिन हटा दिए, किसी वजह से किसी ने एलिगेशन लगाया, 2 साल की सजा हो गई, कोर्ट में उसको टाइम नहीं दिया उसको अपील करने के लिए, तुमने उसको हटा दिया। लेकिन आगरा कोर्ट ने अलग एक टाइप का जजमेंट दिया, एक एक्सेप्शनल केस है, बीजेपी के एमपी थे रामशंकर कठेरिया साहब, उनके खिलाफ ये हुआ और 24 घंटे के अंदर में क्रिमिनल केस कन्विक्ट कर दिया गया था उनको, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर में अपील करके उन्होंने आगरा कोर्ट ने उनको बचा लिया। तो ये रेस्ट एग्जाम्पल है, बट लेकिन बोले सारे कोर्ट आगरा कोर्ट नहीं है, कोर्ट तक वहां तक पहुंचने में ही अपन अपील करते समय ही में 2-3 दिन लग जाएगा, तब तक तो उसका इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर में उसको तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, उसके जो घर चले जाएंगे, उसके सारे एमिनिटीज चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। और सारे बंदे इतने पैसे वाले भी नहीं है और सारे बंदे इतने पावरफुल भी नहीं है। राहुल गांधी के इसमें भी तो देखो, इतना पावरफुल होने के बाद भी इतना टाइम लग गया। तो ऐसी चीजें ये बात कर रहे हैं, राइटर की बात है ये सब, नॉट माई पर्सनल व्यू। मेरे पर्सनल व्यू हमेशा जो है वो अलग होते हैं। Politician belonging to the powerful ruling dispensation at the particular time may be able to get conviction stay within a few hours। और कई तो अभी ये हटाने का, लिली थॉम्सन लाने का क्या मतलब है, जब अभी भी कई पॉलिटिशियन तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आगे से बिल ले लेते हैं, आगे से उनको छूट मिल जाती है। तो तुमने हटा के ही क्या किया, स्ट्रक डाउन करके क्या कर दिया, इंस्टेंट बोला कि इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। अभी भी यहाँ पे इन्होंने इनको सजा सुनाई है, यहाँ पे इनके बंदे खड़े हैं वकील साहब, और वकील साहब ने तुरंत यहाँ से ऑर्डर लिया और यहाँ पे तुरंत उन्होंने बोला, जज साहब के ऊपर पिटीशन लगाया, जज साहब ने उनको स्टे लगा दिया। तो लिली थॉम्सन जो 8(4) को स्ट्रक किया था, क्या बचा, और इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन में क्या बचा, तो वो बात कर रहे हैं, दस सेविंग देमसेल्फ फ्रॉम इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। और उसको तो बचा ही ले रहे हैं, इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन से उसको बचा ही ले रहे हैं, बट अदर विल हैव टू वेट लाइक मिस्टर गांधी हैड टू 4 months एंड फॉर इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्ट टू गिव अवे द सुप्रीम कोर्ट बाद में उनको दिया, हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया था। दिस एंड अदर केस सो दैट सेक्शन 8(4) नीड टू बी रिस्टोर्ड। 8(4) को रिस्टोर करने की बात हो रही है, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली, और प्रोटेक्ट किया जाए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कैरियर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स। इंडियन लेजिस्लेटर की बड़ा चिंता हो रहे हैं फ्रॉम एब्रप्ट कंक्लूजन कॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स विच आर गिवन इन द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बिना दिमाग लड़ाए तुमने उसको हटा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8(4). आप लोग को समझ में आया ना, 8(4) और 8(3). 8(3) में डिस्क्वालिफिकेशन, 8(4) में इन्होंने हटा दिया, रिपील कर दिया इंस्टेंट, और इसकी जगह पे है इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। कंसेप्ट चालू हो गया यहां से। तो 8(4) को रिस्टोर किया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए अपील करने के लिए। पैसा वाला
अपील कर लेता है, जिनके पास 20 एडवोकेट खड़े रहते हैं। और जो एक नॉर्मल लेजिस्लेटर्स हैं या फिर एमपीज हैं जो चुन के पहली बार गए हैं, जो गए हैं, उनको किसी भी तरीके से केस हुआ और उसको सजा हुई और वो बेचारा 4 महीने तक वेट करता है कि हाई कोर्ट देगा, हाई कोर्ट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट देगा, तब तक उसकी सदस्यता रद्द, एमपी का सीट खत्म, उनके सारे एम्यूनिटीज, उनके बंगले छीन लो, उनके गाड़ी छीन लो, सब कुछ। और एक जो एरिया में, जिस एरिया के चुन के आए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड वहां के जो एमपी हैं या एमएलए हैं, वहां पे सीट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। आप समझो ना कितना रिpercussion है। अगर 6 महीने के अंदर में इलेक्शन कराना पड़ता है फिर वहां पे, अगर 6 महीने में रिस्टोर नहीं हुआ तो उनका सदस्यता। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेसिटी है, तो इससे अच्छा 8-4 को रिस्टोर कर दो। तो ये राइटर ऐसी चीजें कहना चाह रहे थे। लूना बता दिया मैंने क्यों फ्लॉप हुआ, कि लूना 25 जो है वो क्यों फ्लॉप हुआ। इनके पास प्रॉपर था नहीं, और ऐसा नहीं कि अभी से बना रहे हैं, 2010-11 से बना रहे हैं, 2011 से। हम तो 2019 में हमारा फ्लॉप हुआ जब चंद्रयान 2, तो ये 2011 से बना रहे हैं लूना 25 के लिए। अब बोलते अब क्या, तो बोलते कि अब मैं लूना 26, लूना 27 सब बनाऊंगा। तो बनाने दो, देखते हैं, जब बनाएंगे तो देखेंगे। अब इनके फेलियर से क्या सीखना है। तो इनके, जबकि रसिया, अब ये क्या, रसिया हमको हराने के लिए पहले लॉन्च कर दिया, बस सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि हमसे बाद में लॉन्च किया, हमसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। रसिया इंडिया के रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। रसिया जो है, अपना जो गगनयान है, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो, गगनयान जो हम लॉन्च करने वाले हैं, तो वहां पे जो अपने जो लोग हैं उसकी ट्रेनिंग रसिया में हो रही है भाई। रसिया हेल्प कर रहा है उसको ट्रेनिंग, तो रसिया क्यों करेगा ऐसा चीज। तो आप ये सब दंड फंद की कहानियां हैं, मार्केट में घूमती रहती हैं। आप टीवी न्यूज में चलोगे, सोशल मीडिया में, तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारा रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है। रशिया 2011 से कोशिश कर रहा था कि वो लूना 25 लॉन्च करेगा, किया था, टेक्निकल रीजन से फ्लॉप हो गया। टेक्निकल रीजन जब आएगा, इसका टेक्निकल रीजन लिखे हैं, जब भी टेक्निकल रीजन इनका आएगा, कमिटी बैठी है, जांच बैठेगी, जब इन्होंने रिपोर्ट देंगे तो हम उनको देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट की जो डाइवर्सिटी है ना, उसको बचा के रखना है, ठीक है। तो आप, ये है, तो इसको ऊपर है, तो ये एक, देखिए, एक अच्छा सा, अच्छा लग रहा है ना आपको। उमियम लेक है ये, मेघालय में, बहुत ही खूबसूरत है। आप ईस्ट, आप सारे लोग ने लद्दाख, लेह, उत्तराखंड यहाँ घूमा होगा। ईस्ट साइड में भी अच्छी अच्छी है, सिक्किम जैसी जगह है, इधर है, इस साइड में तो अच्छी थी। ये इतना ब्यूटीफुल है। और न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये अभी ऐसा हो गया कुछ, तो पॉल्यूशन की वजह से है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शंस, तो ये है। तो ये राइटर ये लिखना चाह रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग दी बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एक लाइन में आप समझ गए होंगे, ये दिखा दिया, और मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये हालत है, क्यों है। तो बहुत सारे जो है पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको तोड़ के रोड बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेके राइटर लिखना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और ध्यान देना ही नहीं है एनवायरमेंट पे, तो वह उस इकोनॉमी को लेकर क्या करोगे। समझ गए ना एक लाइन में क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये है, बोलते कि टूरिज्म, फॉस्टरिंग टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो, और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा टूरिज्म के नाम पे। तो बोलते इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास दूसरे जगह में अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको काम देने के लिए तुम्हारे पास काम नहीं है। इन्वायरमेंट कॉस्ट के बेस पे तुमको काम देना है क्या। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्लीनेस ऑफ उमई लेक वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय में जज साहब कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयमेंट opportunity in the name of promoting tourism, the natural beauty of the state should be destroyed। तुम्हारे पास दूसरे में जॉब नहीं है क्या, टूरिज्म के नाम पे जॉब दे रहे हो और नेचुरल ब्यूटी को खराब कर रहे हो। ये मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, संजीव बनर्जी साहब हैं। मेघालय हाईकोर्ट वाज हियरिंग पीआईएल सुन रहे थे उमाइन लेक को लेके। उमाइन लेक देख लीजिएगा आप लोग। फिर मोस्ट सीरियस फैक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मशरूमिंग जो भी है उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म फैला दिया। फिर क्या है, बायोडाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट देख लीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल गैसेज हैं, मिनरल्स है, फ्रेश वाटर्स हैं, ऑयल्स हैं, और गारो गारो खांसी हिल्स, जैंतिया हिल जो है, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स भी है, गारो खांसी जैंतिया, ये तीनों हिल्स हैं।
और ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो भी जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर में आता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, बायोलॉजिकली रिच रीजन है, हाईली प्रोन टू क्लाइमेटिक चेंज है, लोकेटेड इन ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन, बोथ फ्लोरा एंड फोना इन द एरिया ऑफ अंडर थ्रेट टू डिफरेंट। मतलब ये इनकी हालत ऐसी हो गई है कि डिफोरेस्टेशन, ये पहले से डिफोरेस्टेशन से गुजर रहे हैं। अब पूछो क्यों? क्योंकि झूम कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन चलता है, शिफ्ट कल्टीवेशन चलता है, क्वेरिंग होती है, माइनिंग होती है। तो ये तो ऑलरेडी जो है डिफोरेस्टेशन से और इस सब से गुजर रहे हैं, ऊपर से कंस्ट्रक्शन करना और टूरिज्म के नाम पे हर चीज को, नेचुरल चीजों को टच करना, तो ये तो बड़ा डेंजरस है नॉर्थ ईस्ट के बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो राइटर ये लिख रहे हैं। फिर बोलते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज हैं और आईपीसी भी स्ट्रांग है, 268 से 290 में देखो तो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर में सी वाटर एयर पॉल्यूशन करने के लिए भी है। लेकिन उस कानून का करना क्या जिसको तुम बचा नहीं सकते? बल्कि फिर कुछ जगह पे छूट भी है। 6 शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर है कि वो अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट की रक्षा वो खुद करेगा। 6 शेड्यूल पता है ना, 5 और 6 शेड्यूल 2 है, एएमएमटी करके है। 6 शेड्यूल में 4 स्टेट हैं एएमएमटी, असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम है या फिर मणिपुर है, आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा 3 तो है, मेरे हिसाब से वो मिजोरम होना चाहिए। ये है। तो ये 4 स्टेट हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। तो 6 शेड्यूल में, जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है तो उनके पास अधिकार होता है, स्टेट उसमें कुछ करती नहीं है। और जब वो डिस्ट्रिक्ट के पास वो पावर होगी तो डिस्ट्रिक्ट अपना को जिस तरीके से ध्यान रखना रखे। तो उमई लेक को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो याद ही नहीं रखता है, भूल गया, वाटर बॉडीज को उसने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ऐसे को लेके ये भी एक कंसर्न है उनका। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या करें? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साहब ने तो मेघालय के ऊपर 200 करोड़ और 100 करोड़ और मणिपुर में 200 करोड़ का पेनल्टी मारा था, लेकिन उस पेनल्टी से तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको भी लेके टेंशन है। हाँ, एक कदम अच्छा है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्कीम, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है ना, उसमें निगेटिव लिस्ट ऐड हो गया है कि अगर आप इन्वायरमेंट को नहीं बचाओगे तो आपको जो भी इंडस्ट्री स्कीम में जिस बंदे को स्कीम लेना है तो उसको निगेटिव लिस्ट में डाल देंगे, उस कंपनी को या उस स्कीम वाले को। फिर बोलता है कि एक्ट फास्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आपने तो बहुत अच्छा नारा लगाया है, एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, बट उसके जगह पे ये भी बोलो ना कि ट्रेड एंड कॉमर्स बट प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बचाओ और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ, लेकिन विदाउट द प्रोटेक्टिंग इंडिया इन्वायरमेंट इज ए गोल। अगर बिना इन्वायरमेंट को बचाए हुए अगर आप वो 10 ट्रिलियन कमाना चाहते हो तो वो गोल जो है वो आपको परसू नहीं करेगा, वर्थ नहीं देगा। तो उसको लेके ये राइटर काफी एक्टिव है और पीआईएल का केस सुन रहे थे, उसमें एक टाइप का जजमेंट है। सो यस, रूल जो सोशल मीडिया में जो गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को बोला है कि हम इस पे काम करेंगे कि जो सोशल मीडिया में जो वल्गर लैंग्वेज होते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। और फिर टीबीएफ वाले जो एक सीरीज है, आपने देखा होगा कि कॉलेज रोमांस के ऊपर एक टीबीएफ पे एक सीरीज है, काफी वल्गर वर्ड यूज होते हैं या सोसाइटी में भी आजकल होने लगे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होने लगे, तो उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने की बात कह रहे थे। फिर उसके बाद जो है फ्लड, कॉजिंग फ्लड्स इज ए टेररिस्ट ऑफेंस इन लॉ। सो राइटर बोलते हैं कि जो फ्लड को, कोई बंदा फ्लड अगर लाएगा तो उसको टेररिस्ट बोल देना कितना सही है। और फिर बहुत सारी चीज यूपा में और मकोका में तो था ही, और बहुत सारी उसमें यूपा में भी बहुत सारी चीजें जो था उसमें एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक स्टेप फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब नए वाले कानून में तो आप तो वो भी नहीं फॉलो करवा रहे हो। और फिर फ्लड जिहाद का कंसेप्ट नया चल जाएगा। तो उस टाइप की चीजें हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे मकोका है, जैसे महाराष्ट्र को लेके है, मकोका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहा हूं, और यूपा तो आपको सबको पता होगा। तो इन दोनों केसेज में तो था ना कि देयर इज ए प्रोविजन दैट कि बिफोर फाइलिंग एफआईआर आपको सीनियर से, ऑफिसर से, पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिसर करेगा, फिर जो कॉग्निजेंस है कोर्ट का उसके ऊपर बार था। तो ये बहुत सारे प्रोविजन था इसके अंदर बचाने के लिए, जो एक्यूज्ड है उसको सेव करने के लिए कि एक प्रोसीजर तो हो। एक्यूज के भी तो राइट्स हैं कि ये स्टेप 1 स्टेप 2, हमेशा बोलता हूं कि कानून में है स्टेप 1
स्टेप 2, स्टेप 3 ये फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने वो इन्वेस्टिगेशन करते समय फॉलो किया कि नहीं, यही तो चेक होती है कोर्ट में कि तुमने क्या गलती की भाई। तो फिर किसी को टेररिस्ट बनाने के और इस ऐसे चीजों में जब टेररिस्ट को डिफाइन किया है, टेररिस्ट का डेफिनेशन दिया इन्होंने सेक्शन 11 और सब क्लॉज 6 सब क्लॉज ए के अंदर में, टेररिस्ट मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या जो कुछ डेवलप करता है या कुछ इस टाइप का चीज बनाता है या कुछ अपने पास ऐसा कुछ रखता है या कुछ ऐसा एक्वायर करता है या कुछ लेके भागता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या ऐसी चीजें जो विपन हो या एक्सप्लोजिव हो या क्यों न्यूक्लियर चीजों को जाके छोड़ दिया या रेडियोलॉजिकल चीजों को जाके कहीं पे जाके न्यूक्लियर प्लांट को जाके खोल दिया उसने, या अदर डेंजरस सब्सटेंस जो कॉज फायर, फ्लड्स और एक्सप्लोजिशन। तो ये टेररिस्ट के डेफिनेशंस हो गए। तो फ्लड्स को लेके राइटर ने लिखना स्टार्ट किया कि ऐसे तो फ्लड जिहाद हेमंत विश्वकर्मा ने अपने उसमें बोला था कि असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के सीएम ने एक बार बोल दिया कि असम में फ्लड आया और बोला कि 4 जो मुस्लिम पर्सन हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने वहां के बाराक जो है वो उसको जो भी है वहां के डैम को उसमें हल्का सा छेद कर दिया, उसकी वजह से जो भी है वहां पे जो है वो बाढ़ आ गई, ठीक है, और वो जो है टेररिस्ट है, ठीक है। तो अब वो इसी को तो बोला था ना फ्लड जिहाद। तो ये वाला कंसेप्ट है कि इसको क्या बोला गया, फ्लड जिहाद। तो ऐसे में तो किसी को भी कुछ भी बुला सकता है टेररिस्ट के नाम पे। तो इसको थोड़ा सा अभी नए वाले कानून जो आए हैं उसमें इसको वर्ड रखा गया, दी प्रपोज भारतीय न्याय संहिता मतलब सीआरपीसी के अंदर में इसको रखा गया है। तो देखते हैं कि उसमें क्या है। तो उसके बेस पे टेररिस्ट का डेफिनेशन है, तो देखेंगे उसको कुछ अगर उस टाइप का हुआ तो। So this is all about today paper. Thank you so much. Have a nice day. और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।